नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर के, और अब वो समस्याएं जो हैं आपदाओं में कन्वर्ट होने वाली हैं। किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और किसे हम आपदा कहते हैं, तो चलिए आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक पर्यावरण अध्ययन वाले स्टूडेंट भी खास करके ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि देखो प्राकृतिक आपदाएं होती क्या है, कि प्राकृतिक आपदाएं, सीधा सा पहले ये बता देता हूँ मैं आपको कि प्राकृतिक आपदाओं में क्या क्या आएगा, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी हम इसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे कि हमने पहले अगर हम बात करें हरित गृह प्रभाव के बारे में, या हम बात करें ओजोन का क्षरण हो रहा है, इसके अलावा जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, तो ये सब क्या है? ये सब पर्यावरणीय समस्या है। समस्या हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समस्या हम पैदा कर रहे हैं, जबकि आपदाएं जो होती हैं ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जिनको आना ही आना है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझिएगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जैसे सूखा है, अकाल पड़ गया, इसके अलावा ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ गई, इसके अलावा चक्रवात आ गए हैं, भूस्खलन हो गया है, भूकंप आ गए, ज्वालामुखी आ गए। ठीक है, इस प्रकार से जो ये पूरी की पूरी घटनाएं होती हैं ना, इसे हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इसे प्राकृतिक आपदाओं में रखा जाता है। नोट कीजिए इस बात को। अब देखिए जरा कि प्राकृतिक आपदा हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भी कहीं पर भूकंप आया था, पहाड़ों में भूकंप आया, तो क्या वो आपदा है? तो इसे हम आपदा नहीं कह सकते, क्योंकि वो पहाड़ों में भूकंप आया है, उससे कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जानमाल की हानि होती है, जब कोई रचनात्मक कार्य को अगर नुकसान पहुंचता है, तो तब हम उसे आपदा कहते हैं। इसका मतलब कि हर कहीं पर जहाँ पर भी अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए आपदा हो। ऐसे भूकंप आ रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो भूकंप एक आपदा होगी। तो फिर हम उसे आपदा कब कहेंगे? तो देखिए इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होती है, अपन नॉर्मल बात करें तो घटनाएं होती हैं। घटनाएं बहुत सी घटित होती रहती हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, उसे दुर्घटना हमने कह दी, दुर्घटना हमने उसे कहा है ना। इस प्रकार से घटनाएं होती हैं। जब ये घटनाएं जो होती हैं, घटनाएं बढ़ जाती हैं, इनकी कोई एक ऊपरी सीमा पर पहुंच जाती हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ी घटना हो जाए, जैसे अपन कहे बड़ी घटना होगी, तो वो कहलाती हैं चरम घटनाएं। उसे क्या कहते हैं भी? चरम घटनाएं। चरम घटनाएं कहते हैं। अब जब ये चरम घटनाएं अपनी ऊपरी सीमा को भी लांघ जाती हैं, मान लेते हैं कि ये इसकी कोई सीमा है इतनी, ठीक है, इस एरिया में भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, बाढ़ आई, कुछ भी आया, तो ये एक चरम घटना है। जब ये इससे बड़ी हो जाएगी, इससे और ज़्यादा दायरे को कवर करेगी, तो तब ये बन जाएगा प्रकोप। क्या बन जाएगा भी? प्रकोप बन जाएगा। और जब ये प्रकोप अपनी सीमा को लांघ करके किसी मानव बस्ती में चला जाएगा, तो तब ये कहलाएगी आपदा। क्या कहलाएगी भी? आपदा कहलाएगी। ठीक है, अच्छा दोबारा समझिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कि ये हमारे घर है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ घर है, इस एरिया में हम रहते हैं, और ये नॉर्मली यहाँ पे साल भर में कभी ज्वालामुखी आ गया, यहाँ पे कभी भूकंप आ गया, कभी कई सालों बाद यहाँ पे सूखा पड़ गया, कभी यहाँ पे अधिक वर्षा हो गई। इस एरिया में जो कुछ हो रहा है वो घटना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ठीक है हो रहा है। अब ये जब घटनाएं और ज़्यादा फैल जाती हैं तो ये चरम घटनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भी? चरम घटनाएं। ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। इसके बाद में जब ये और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो हमें दूर से नज़र आने लग जाता है कि कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। जब हमें नज़र आने लग गया तो हमें लगता है कि अब तो कहर ढह गया। क्या हो गया भी? कहर ढहने वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकोप आ गया है। क्या आ गया? प्रकोप आ गया। और जब ये प्रकोप, जब कोई भी घटना अगर मानव बस्ती में चली जाए
रचनात्मक कार्यों में अगर एंटरफेयर करे या फिर वहाँ पे जान मान की हानि करे तो तब हम उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आपदा यानी डिजास्टर, क्या कहते हैं भी, डिजास्टर वे। डिजास्टर का अर्थ होता है, डिजास्टर जो होता है डिजास्टर वे, डिजास्टर का डिजास्टर, ठीक है, ये डिजास्टर है। तो डिजास्टर का अर्थ क्या होता है, भारी नुकसान। क्या होता है भी, भारी नुकसान होता है। तो ये डिजास्टर है, इस प्रकार से समझिएगा। अब यहाँ पर तीनों बातों को समझ लीजिएगा कि हर कोई चरम घटना प्रकोप नहीं होती। हर कोई चरम घटना जो है वो प्रकोप नहीं हो सकती, और हर कोई प्रकोप जो है वो आपदा नहीं हो सकता। लेकिन जो आपदाएं होती है ना, आपदाएं, वे सभी प्रकोप होते हैं। वे सभी क्या होते हैं भी, वे प्रकोप होते हैं, क्योंकि प्रकोप का ही ऊपर वाला रूप आपदा है। तो इसका मतलब सभी प्रकोप किस में आ गए, आपदाओं में आ गए। और इसी तरीके से सभी चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं। तो ये एक कथन निष्कर्ष वाला जो है एक प्रश्न इस तरीके का बन जाता है, ठीक है। जो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप का हो गया ये। लेकिन बस आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि ये चरम घटना है, तो इस चरम घटना का अभी प्रकोप से कोई लेना देना नहीं है। जब ये बढ़ जाएगी तो ये प्रकोप बन जाएगा। क्या बन गया, प्रकोप बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकोप के अंदर सभी चरम घटनाएं आ गई हैं। तो इसी कारण हम कहते हैं कि सभी चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं और सभी के सभी प्रकोप आपदा होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा कह दिया। हाँ, सभी चरम घटनाएं जो होती हैं वो प्रकोप नहीं होती। सॉरी, सभी चरम घटनाएं जो होती हैं वो प्रकोप नहीं होती हैं। इसको अपन आगे और देखते हैं, समझते हैं इसको। चलिए देखिए जरा, यहाँ पर हम देखते हैं फिर एक बार दोबारा से कि हमारे पास में क्या है, प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देने के जो प्रक्रम होते हैं वो मानव जीवन को प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, तबाही आती है, विनाश आती है, दुर्दशा हो जाती है, मानव इसके आगे विवश हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। अब चरम घटनाएं, वे समस्त प्राकृतिक मानवीय घटनाएं जो अधिकतम अपनी ऊपरी सीमा पर घटित होती हैं उन्हें हम चरम घटनाएं कहते हैं। और जब ये चरम घटनाएं अपनी ऊपरी सीमा को लांघ जाती हैं और अपना प्रभाव स्पष्ट करती हैं तो तब हम इसे प्रकोप कहते हैं। और जब प्रकोप मानव बस्तियों को प्रभावित कर दे या रचनात्मक कार्यों का विनाश कर दे तो तब हम इसे आपदा कहते हैं। इस प्रकार से जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो एक सामान्य घटना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात आते हैं, सामान्य घटना है। किंतु इनका विशिष्ट रूप जैसे टॉर्नेडो है, टाइफून है, हरिकेन है, ठीक है, साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन है। जैसे आपने देखा था ताहिते जो आया था यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से जो चक्रवात आते हैं, जैसे उड़ीसा के तट पे चक्रवात आते हैं, तो वो चक्रवात जब नुकसान करते हैं भारी, तो तब हम उसे क्या कह देते हैं, आपदा कहते हैं। तो देखिए जरा, सामान्य घटना है और इनका विशिष्ट रूप जो होता है टॉर्नेडो, हरिकेन, सुपर साइक्लोन, ये एक चरम घटना है। और जब ये चक्रवात तीव्र गति से व्यापक रूप ग्रहण कर लेते हैं, अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, तो ये प्रकोप बन जाते हैं। और जब ये मानव बस्तियों में पहुंच जाते हैं तो ये आपदाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से अतः सभी आपदाएं प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। सभी आपदाएं क्या होती हैं, प्राकृतिक प्रकोप। और सभी यहाँ पे सभी प्रकोप चरम घटनाएं होती हैं। जबकि क्या नहीं है अभी, जबकि सभी चरम घटनाएं प्रकोप नहीं होती और सारी के सारे प्रकोप जो होते हैं वो आपदा नहीं होते। आप सीधी सी बात समझ सकते हो कि कोई भी घटना हुई, क्या वो सभी घटनाएं चरम घटनाएं हैं? नहीं, वो नॉर्मल घटनाएं हैं। अगर चरम घटनाएं हैं तो फिर उसमें क्या आएगी, सारी की सारी घटनाएं आ जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से अपने को समझना है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल एक बार। चलिए देखिए, अब आपदाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। बेसिकली आपदाएं दो प्रकार की हैं, या तो प्रकृति से निर्मित है, प्रकृति के द्वारा जनित आपदाएं हैं, या मानव जनित आपदाएं हैं। अब प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं तो वो कहाँ पे हो सकती हैं, या तो स्थल पर होंगी, या जल के अंदर होंगी, या वायुमंडल में होने वाली है। तो वायुमंडल में अगर कोई हलचल होती है तो उससे कौन सी आपदा आ सकती है हमारे ऊपर, तो उससे आपदा आएगी कौन सी भी, सूखा, यानी वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। हालांकि सूखा पड़ता कहाँ पे है, धरातल पर, लेकिन यह एक वायुमंडलीय आपदा होती है। क्लियर। चक्रवात,
हिम जंजावत, बादलों का फटना, ये सब कौन सी है? वायुमंडलीय घटनाएं हैं जो कि प्रकोप बनती हैं और प्रकोप बनने के बाद में वो आपदा बन जाती है। ठीक है, अब देखिए स्थलीय घटनाएं। अब स्थलीय घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो अंदर से घटित होने वाली, एक बाहरी बलों के द्वारा घटित होने वाली। आंतरिक बलों से घटित होने वाली कौन सी है? भूकंप और ज्वालामुखी है, जो अंदर से आते हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते। भूकंप आएगा तो आएगा, ज्वालामुखी फटेगा तो फटेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। जैसे जबकि पर्यावरणीय समस्याएं जो हम पढ़ रहे थे, हरित गृह प्रभाव है, ओजोन क्षरण है, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, उनको हम रोक सकते हैं। समझिए ना, इस प्रकार समझिएगा। फिर आगे बाह्य। बाह्य में कौन सी आती है? भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, बाढ़ होगी। भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़, तो ये सब क्या है? बाहरी, धरातल के ऊपर की घटनाएं हैं। जलीय घटना की बात करें तो सुनामी, जो सुनामी आती है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, ये जलीय घटनाएं होती हैं। मानवीय घटनाएं कौन सी हैं? अब आप देख सकते हैं कि मानव जनित आपदा के रूप में हो जाए। अगर कहीं पर 2 लोग झगड़ रहे हैं, वो एक घटना है। वहाँ 10 लोग झगड़ने के लिए आगे, वो एक चरम सीमा है। वहाँ 50 लोग झगड़ने के लिए आगे, तो वो क्या हो गया? एक प्रकोप। और अगर वहाँ पे हजारों लोग झगड़ने लग गए तो वो बन गई आपदा। तो इस प्रकार से ये होता है हमारे पास में घटनाएं, चरम घटनाएं, प्रकोप और आपदाओं में डिफरेंस। क्लियर है? मानवीय जनित कौन से? हिंसा, दंगे, भूखमरी, परमाणु परीक्षण, औद्योगिक अपशिष्ट, संक्रमण, ये सब क्या हैं? ये हमारे लिए आपदाएं हैं मानव जनित। क्लियर? चलिए जरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा समझिए, विवर्तनिक घटना के कारण भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। विवर्तनिक घटना जो होती है, प्लेट टेक्टोनिक जो घटनाएं होती हैं, जिसे अपन ज्योग्राफी के अंदर टेक्टोनिक सिस्टम कहते हैं, तो वो होता है विवर्तनिक घटनाएं। दीर्घ अवधि तक सूखा पड़ना, ये भी आपदा बन गई। बाढ़ का आना, वायुमंडलीय चक्रवात आदि, ये सब क्या है? आपदाएं हैं। अब इन चरम घटनाओं के कारण, तो यानी अभी तक तो हम इसको क्या कहेंगे? चरम घटनाएं कहेंगे, है ना? वही सिस्टम, तीनों स्टेप ध्यान रखने हैं कि अब पहले हम इनको चरम घटनाएं कहेंगे अगर हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा तो, और अगर हमारे पास में अगर कोई घटना हो गई है तो वो क्या बन गया? प्रकोप बन गया हमारे लिए, सरदर्द बन गया हमारे लिए, और अगर उसमें हम भी लपेटे में आ गए तो समझो वो आपदा बन गई, हमारे लिए आपदा होगी। इस प्रकार से तो ठीक है, इन चीज़ों को आप समझिएगा। तो भूकंप के कारण नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि 1950 में असम वाले भूकंप के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई थी। तटवर्ती चक्रवातों से महामारी का फैलना, जैसे उड़ीसा में 1999 के अंदर महामारी फैली, तो इस प्रकार से ये होगी हमारे लिए आपदाएं और प्रकोप। ठीक है, प्राकृतिक आपदा अल्प समय में ही दीर्घ अवधि के लिए विनाश कर देती है। हम बनाते जो हैं वो बहुत लंबे समय से हम बना रहे होते हैं, लेकिन ये आपदा आती है और थोड़े से समय के अंदर ही वो पूरा का पूरा तहस नहस करके चली जाती है। मानव इसके सामने विवश रह जाता है। क्लियर? डिजास्टर, तो डिजास्टर जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के डिजास्टर से, आपदा जो है वो अंग्रेजी भाषा के डिजास्टर से बनी है। और डिजास्टर का यदि हम देखें तो ये फ्रेंच भाषा के डिसास्टर से मिलकर के बना है, डिसास्टर से बना है, जिसमें डेस और अस्टेर का अर्थ होता है बुराई और स्टार। बुराई और स्टार, देखो तारा और बुराई दोनों एक साथ यहाँ पे मैच हो गया ना, तो इससे बना क्या अर्थ? क्या बना इसका? इसका अर्थ बन गया बारीक क्षति। क्या अर्थ बन गया इसका भी? बारीक क्षति हो गई, वेरी हैवी लॉस हो गया। चलिए इसके अलावा देखिए सामान्य प्रकोप। सामान्यतः हम प्रकोप और आपदा को एक ही शब्द मानते हैं, समानार्थी मानते हैं। हम कहते हैं कि हाँ आपदा आ गई, प्रकोप आ गया, हम एक ही बात कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही अलग होता है। दोनों का अर्थ, दोनों का अभिप्राय, दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। वो चीज़ हमने देख ही लिया है कि प्रकोप के अंदर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और आपदा आएगी तो भारी नुकसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। अब देखिए पार्थिव आपदाएं, पार्थिव एक होती है पार्थिव आपदाएं, एक होती है ग्रहीय आपदाएं। ग्रहीय पार्थिव आपदाएं हमें पढ़नी है भूकंप, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ और सूखा। तो ग्रहीय आपदाएं कौन सी होती हैं? ग्रहीय आपदाएं होती हैं जैसे उल्का पिंड गिर रहा है, यहाँ पे उल्का पिंड गिरेगा, जो उपग्रह है उनके मलबे अगर नीचे गिरेंगे तो वो ग्रहीय आपदाएं, जो हमारे इस ग्रह से बाहर की बातें हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं ग्रहीय आपदाएं। एलियन अटैक हो गया तो वो क्या है? ग्रहीय आपदा कहलाएगी।
चलिए तो देखिए इसमें सबसे पहले हम भूकंप की बात करते हैं। तो भूकंप का अर्थ है भूकंप। भू यानी कि पृथ्वी, यानी कि धरा, धरातल। तो धरातल का कंपन, धरातल में कंपन होना भूकंप कहलाता है। ये होता कैसे है, तो इसको तो हमने भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बात बताना चाहूँगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंदर जो आपके अनिवार्य विषय है फर्स्ट ईयर का जो है, उसमें आपको ये प्रश्न आ सकता है कि भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। भूकंपीय तरंगे, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, एक पी तरंग होती है जिसे प्राइमरी वेव्स कहते हैं अपन, एक सेकेंडरी वेव्स होती है, और एक हमारे पास में लव वेव्स होती है जो एचडी लव के द्वारा बताई गई थी, इसलिए इसको एल कहा जाता है। जबकि ये ओल्ड हम के द्वारा बताई गई थी। ये किसके द्वारा बताई गई थी? ओल्ड हम के द्वारा। ओल्ड हम ओल्ड, ठीक है। और ये किसके द्वारा? एचडी लव के द्वारा। एचडी लव के द्वारा इसके बारे में बताया गया था, जिस वजह से ये क्या हो गई, इनका नाम एल तरंग रखा गया। एल जो तरंग होती है ये धरातल पर चलती है, धरातल पर चलने वाली तरंग है। जबकि पी और एस ये दोनों की दोनों तरंगें जो क्या होती हैं वो कैसे होती हैं? भूगर्भिक तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? भूगर्भिक तरंगें होती हैं, जो कि भूगर्भ से आती हैं। अब धरातल के नीचे सीधे तौर पे समझिएगा, या चलो अपन खुल करके समझ लेते हैं अभी कि हमारा ये धरातल है, पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे हम पृथ्वी का केंद्र होगा, लेकिन 750 किलोमीटर की गहराई, 750 किलोमीटर की गहराई पर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। कौन से भाई? रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्व आपस में टकरा करके भूगर्भिक ऊर्जा रिलीज करते हैं। भूगर्भिक ऊर्जा रिलीज करते हैं, यहाँ से भूगर्भिक ऊर्जा निकलती है। ये भूगर्भिक ऊर्जा तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में धरातल पर प्रकट होती है। तो इसमें एक तरंग पी होती है और एक होती है एस। तो ये कहाँ चलती है? ये भूगर्भ में चलती है, यानी कि हमारी इस स्थल मंडल से नीचे नीचे चलती है। और जब ये यहाँ पे टकराती हैं तो ये टकराने के बाद में ये पुनः वापस नीचे लौट जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंपन पैदा कर जाती हैं। उस कंपन से एक तीसरी तरंग निकलती है जिसे एल तरंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भी? एल तरंग कहते हैं। और यही सबसे ज्यादा विनाश करती है। यही क्या करती है अभी? सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग कौन सी है? विनाशकारी तरंग कौन सी है? एल तरंग। जबकि सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? सबसे तेज गति 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी गति चल रही है इसकी? 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी गति कितनी है? 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड इसकी गति है। और इसकी गति कितनी है? 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी गति है। तो गति में तो ये सबसे कम है, जबकि विनाश ये सबसे अधिक करती है। और ये गति में सबसे ज़्यादा तेज है, लेकिन ये विनाश सबसे कम करती है। इनसे विनाश नहीं होता, विनाश एल तरंग से, धरातली तरंगों से विनाश होता है। तो लगभग आप इतनी बातें समझिएगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक जो होता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार से आप उसमें ये चीज़ें देख सकते हैं। और पर्यावरण भूगोल के जो विद्यार्थी हैं वो ये वाला डायग्राम जो है भूकंप संबंधी आपदा वाले टॉपिक में इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात हमारी चल रही थी यहाँ पे, तो ये भूकंप। अच्छा, ये एक बात और रहेगी भी, यहीं पे समझ लीजिएगा कि ज्वालामुखी जो आती है ना, ज्वालामुखी, वो भी 750 किलोमीटर की गहराई से आते हैं। यदि यहाँ पे भूगर्भिक ऊर्जा, बस मेन बात किसकी है? रेडियो एक्टिव तत्व, भूगर्भिक ऊर्जा। यदि भूगर्भिक ऊर्जा तरंगों के रूप में आएगी तो भूकंप आएगा। यदि ये भूगर्भिक ऊर्जा लावा के रूप में बाहर निकलेगी तो ज्वालामुखी आएगा। क्या आएगा भी? ज्वालामुखी आएगा। तो दोनों ही क्या हो गए भी? समान एक ही चीज इनको पैदा कर रही है। कौन पैदा कर रही है? भूगर्भिक ऊर्जा इसे पैदा करती है। क्लियर है? दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं।
तो देख लीजिए, ठीक है। भूकंप आने के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? ज्वालामुखी क्रिया, ब्रंशन की क्रिया, ब्रंश फॉल्टिंग, दो प्लेटें आपस में दूर चली जाती हैं या कभी टकराती हैं तो उनसे क्या होता है, ये भूकंप आते हैं। उन्हीं दो प्लेटों को दूर जाना, टकराना, ये विवर्तनिक घटनाएं कहलाती हैं। विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट क्या है? प्लेट जिस पर हम रहते हैं, हमारा स्थलमंडल। आपने सुना हो सियाल, सीमा और नीफे। क्या होता है अभी? सियाल, सीमा और नीफे। तो ये हमारी जो है प्लेटें हैं अलग अलग, ठीक है, भूगर्भ में। तो जो सियाल होती है ना, सियाल ये सीमा पर तैरती है। किस पर तैरती है भी? सीमा पर तैरती रहती है। और एक है नीफे। तो सीमा पर तैरती है, प्लेट तैरती है, तो अगर वहाँ पे बीच में कोई गैप आ गया, टूट गया, तो उसे हम कहते हैं ब्रंश। तो वहाँ से टूट गई तरंग, तो जब टूटेगी तो हलचल होगी, तो वहाँ पे भूकंप आएगा। फिर जब टूट करके ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये आगे जा करके कहीं और जो दूसरी प्लेट खड़ी है उसके साथ में टकराएगी। तो जब टकराएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्टिंग हो जाएगी। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे। इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। किस वजह से होती हैं? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया की वजह से होती है, यानी विवर्तनिक घटना के द्वारा होती है। तो फिलहाल आप इतनी बातों को फिलहाल एक बार कॉपी कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात समझिएगा जो मैं यहाँ पे बताने वाला था आपका, सियाल, सीमा और नीफे। अच्छा, सियाल सीमा जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। सियाल, सीमा और नीफे। सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, बस मैं आपको यही बताने वाला हूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम और निकल प्लस फेरम। निकल प्लस फेरम, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी का जो धरातल है वो कौन सी किससे बना हुआ है? तो वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर के बना है, जिसे हम सियाल कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर का जो धरातल है वो कैसा बना है? सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। और पृथ्वी का जो केंद्र है वो किससे बना है? केंद्र वो नीफे से बना है, जो निकल प्लस फेरम से बनता है, ठीक है। चलिए ओके, वापस देखते हैं। फिलहाल सभी देख पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? चलिए तो यहाँ देखते हैं। उसके बाद में भू संतुलन की प्रक्रिया होती है, तो ये सब इसके उत्तरदायी कारक हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, तो भूस्खलन। और इसके अलावा तटीय क्षेत्र में अपर्दन। दो तट में क्या होता है, जब लहरें आती हैं तो वो तट पर अपर्दन करती हैं, और अपर्दन करने से वहाँ पे कोई ना कोई मतलब नीचे से मिट्टी जो चली जाती है तो ऊपर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे बना दिया एक कि ये हमारे पास में तटीय भाग है, ठीक है। अब इधर से समुद्री लहरें आएंगी, तो समुद्री लहरें आएंगी तो इसको तोड़ेंगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये धीरे धीरे यहाँ पर इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये होगी शेप, ऐसी शेप बन गई यहाँ पे। अब यहाँ से अगर ये टूट गया, इस एरिया से यहाँ से ये टूट करके अगर नीचे गिरेगा, अचानक टूटना भी क्या बन जाता है? एक स्थानीय कारण बन जाता है भूकंप के लिए। उसके अलावा बात देखिए कि भूकंप को जब हम मापते हैं कि भूकंप की जो गति है उसको हम कैसे मापते हैं, तो भूकंप की हम तीव्रता को मापते हैं। किसको मापते हैं? तीव्रता को। अब मापने की हमारे पास में स्केल कौन कौन से हैं, तो एक हमारे पास में मर्केली स्केल है, ध्यान रखिएगा, मर्केली स्केल है। और एक हमारे पास में रिक्टर स्केल है, रिक्टर, ठीक है, रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल के द्वारा सिस्मोग्राफी यानी सिस्मोग्राफ पर ग्राफ पर क्या किया जाता है? इसको भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रिक्टर स्केल सबसे ज़्यादा चलता है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे अगर हम देखें कि आज तक के भारत के इतिहास में देखा जाए कि विनाशकारी भूकंप जो आए हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए 1905 में कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में आया था, 8.6 जो रिक्टर का जो भूकंप था। उसके बाद में 1918 के अंदर आया था, असम में आया था 7.6। फिर बात करें तो 1934 में बिहार नेपाल में आया, 1947 में असम के अंदर आया, फिर 1950 में असम में आया। ये 1950 में जो असम में आया था, इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बाढ़ आ गई थी, है ना, हमने पढ़ा यहाँ पे पीछे। फिर देखिए यह है 2001 को
भुज जो है वो कहाँ पे है, गुजरात। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुज है, तो वहाँ पर काफ़ी ये 2001 में भूकंप आया था। ये क्यों हमने इसको लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 21वीं सदी का पहला भूकंप, 21वीं सदी का पहला भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को आया था, इसीलिए इस बात को नोट किया जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखा जाए कि मतलब लोग क्या है कि सुबह सुबह अपने काम पर लगे हुए थे, अपनी चहल पहल में थे, लेकिन एकदम से भूकंप आया, 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया और देखते देखते पूरे एरिया को क्या है, मलबे के ढेर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये इस प्रकार से फिर वहाँ पे लोगों की जो आवागमनी थी वो सब बाधित हो गई, और आप देख सकते हैं कि जितने भी उनके प्रतिदिन के जो कामकाज थे वो सब रुक जाते हैं, वो अपन सब देख सकते हैं। इससे सड़क मार्ग बाधित हो जाते हैं, बिजली के जो खंभे होते हैं वो गिर जाते हैं, पानी की जो टंकियाँ होती हैं बड़ी बड़ी वो गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, जैसे जल निकासी और अपशिष्ट, और इसके अलावा विद्युत की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बहुत सी समस्याएं इससे पैदा हो जाती हैं। तो मतलब अगर आपको लिखना हो कि भूकंप से होने वाले समस्याएं क्या कौन सी हैं, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उससे बचने के लिए जो उपाय हैं वो उपायों को भी हम देखेंगे कि उसका प्रबंधन भी करेंगे, कैसे आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी भी आप समझ चुके हैं साथ साथ में दोनों बातों को, कि ज्वालामुखी भी किस प्रकार से आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एक टेक्टोनिक जो है क्रिया है यहाँ पे। ठीक है, और धरातल के अंदर से एक लावा निकलता है, ये लावा पूरा जलता हुआ लावा बाहर निकलता है। अब इस लावे से, वैसे तो इसके आसपास कोई रहना नहीं चाहेगा, लेकिन लावे से जब कभी भी मानव बस्तियां बाधित हो जाती हैं, यहाँ जंगलों में आग लग जाती है और जंगलों में आग लगते लगते फिर आगे शहरों तक बढ़ जाती हैं, तो फिर ये एक आपदा का रूप ले लेता है। ठीक है, तो हमने लगभग दोनों को पढ़ा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भूकंप आएगा तो ज्वालामुखी आना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी ज्वालामुखी आएगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भूकंप जरूर आएगा, तो ये उसका पूरक कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटें बाहर निकलती हैं और किस प्रकार से बाद में आग लग जाती है। तो आप इस प्रकार का एक डायग्राम ज्वालामुखी वाले टॉपिक में बना सकते हैं, उससे होने वाले नुकसान को आप अपन यहाँ पे बता सकते हैं, और इस प्रकार से ये ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास में भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? लैंडस्लाइड, है ना। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंड यानी कि स्थल, स्थल भाग का, स्लाइड यानी कि फिसलना। अब स्थल भाग का फिसलना, क्या स्थल भाग कैसे फिसल सकता है? तो देखिए ये बेसिकली कहाँ पे होता है? लैंडस्लाइड होती कहाँ पे है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं देखने को हमें मिलती हैं, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं ना, जो पहाड़ होते हैं वो पहाड़ मैदानों या पठारों की तुलना में, ये पठार है हमारे पास में और ये मैदान है, तो जो पर्वत होते हैं, पर्वतों की बात करें तो पर्वतों का जो घनत्व होता है ना वो बहुत ही कम होता है। 2.7 इनका घनत्व होता है, इनका होता है 2.8, इनका होता है 2.9 और इसका होता है 3.0। इसका घनत्व कम है क्योंकि ये हल्के पदार्थों से मिलकर के बना है। इसका गुरुत्व कैसा है? हल्का है, हल्के पदार्थ हैं, इसके पास में हल्के पदार्थ हैं। अब जब कभी यहाँ पे खूब बरसात हो जाएगी तो बरसात होने से यहाँ की जो मिट्टी है, जो पदार्थ हैं, वो जल को अवशोषित करेंगे, जल को एडॉप्ट करेंगे, अपने पास रख लेंगे, और जब ये जल को अपने पास रखेंगे तो इनका घनत्व बढ़ जाएगा, ये भारी हो जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये नीचे की ओर फिसलेंगे। तो या तो ये एक रेत की तरह रेत फिसलेगी, आप देखते होंगे कि एक नहर की तरह नीचे आएगा, या फिर ये कई बार बहुत बड़े इलाके से पूरा का पूरा पहाड़ ही कट करके घाटियों में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं भूस्खलन। ठीक है, इस प्रकार से भूस्खलन होता है। तो भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, एक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट जो है ये ज़्यादा क्या है, लैंडस्लाइड की घटनाओं से प्रभावित रहता है,
क्योंकि जो पश्चिमी घाट है ना हमारा, वहाँ पर सीधे मानसून आकर के टकराता है। मानसून सबसे पहले कहाँ टकराता है अभी? पश्चिमी घाट पर टकराता है, और इस वजह से यहाँ पर अधिक बरसात होती है, वर्षा वाला क्षेत्र है ये अधिक। तो अधिक वर्षा, अचानक वर्षा होने से क्या हो जाता है, मिट्टी गीली हो जाती है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिलती है ना। इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए ये जो एरिया है हमारे पास में, ये है भी कौन सा? पश्चिमी घाट का क्षेत्र। और इस एरिया में हमारे पास में, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आपको, तो चलिए इससे कर लेते हैं। तो इस एरिया में क्या है, यहाँ पे लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि इस तरफ से हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो भारत में एंटर करता है। दूसरा आता है विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा दोनों में, विंध्याचल ऊपर है और सतपुड़ा नीचे है। तो सतपुड़ा जो है उसका दक्षिणी हिस्सा जो है ना, वो ज़्यादा जल प्राप्त करता है, यहाँ पे वर्षा जल की प्राप्ति करता है। कौन भी? जो इसका दक्षिणी हिस्सा है। इस वजह से सतपुड़ा में क्या होता है, सतपुड़ा में आपको ज़्यादा लैंडस्लाइड के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यहाँ पे किस में देखेंगे? पश्चिमी घाट में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला में जो माउंट आबू का जो क्षेत्र है हमारा, सिरोही का जो क्षेत्र है, उदयपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक वर्षा होने की वजह से वहाँ भी लैंडस्लाइडिंग देखी जाती है। फिर आता है कि हिमालय पर्वतमाला। देखो हिमालय पर्वतमाला सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। ये तीनों ही क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आते हैं। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र आते हैं, ये हिमालय का क्षेत्र है। तो हिमालय की तुलना में प्रायद्वीप जो है ना, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के केस जो है वो ज़्यादा नहीं आते, बहुत कम आते हैं। क्योंकि जब हम भौतिक भूगोल को पढ़ रहे थे, जब हमने भारत के भूगोल को पढ़ा है, तो तब मैंने आपको बताया है कि भारत जो है ये यहाँ पर जब आया था तो उससे पहले इसके ऊपर यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार बन चुके थे, अरावली पर्वतमाला बनी हुई थी, सतपुड़ा पर्वतमाला, ये सब बने हुए थे। सबसे अंत में कौन बना है, सबसे नवीन कौन है? तो वो है हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला सबसे नवीन होने की वजह से इसकी जो चट्टानें हैं ना, वो अभी ज़्यादा अपर्दित नहीं हुई हैं, वो अभी इसके ऊपर ही पड़ी हैं। तो जब वो जल को ग्रहण करती हैं तो वो नीचे आ जाती हैं, जिससे लैंडस्लाइड का घटना जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में हिमालय पर्वतमाला में अधिक लैंडस्लाइड के केसेस आते हैं। अब हिमालय पर्वतमाला जो है उसमें 3 हमारे पास में श्रेणियां हैं मुख्य रूप से। एक है महान पर्वत, महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब आप देख सकते हैं कि तीव्रता, सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल किसका है? महान हिमालय का। तो महान हिमालय में सबसे ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती होंगी, आपको ये लग रहा है यहाँ पे। लेकिन हिमालय के, महान हिमालय का जो क्षेत्र है ना, महान हिमालय, यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से यहाँ बर्फ जमती है। अभी यहाँ पे क्या होती है, इसके ऊपर बर्फ जमी है। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है पूरी की पूरी। तो बर्फ जमी होने की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, स्नो स्लाइडिंग होती है। क्या होती है भी? स्नो स्लाइडिंग, जिसे हम कहते हैं हिमस्खलन होता है। क्या होता है यहाँ पे? हिमस्खलन की घटना होती है। तो महान हिमालय में तो हिमस्खलन की घटना होती है, जबकि मध्य हिमालय में सबसे अधिक लैंडस्लाइड की घटना होती है। और मध्य हिमालय का भी कौन सा क्षेत्र? तो मध्य हिमालय का भी आप ध्यान रखिएगा, कुमाऊं हिमालय। कौन सा भी? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, ये सब नाम सुने हैं। तो ये सब जो क्षेत्र है ना, ये लैंडस्लाइड से बहुत इफेक्टली क्षेत्र है, बहुत प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझेंगे। और शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कम होने की वजह से यहाँ लैंडस्लाइड के केसेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर हुई बातें? इस प्रकार से अपन यहाँ पे देखेंगे प्रभावित होने वाले क्षेत्र हो गए हमारे पास में। फिर आ गया अभी भूस्खलन के कारण क्या हैं। अब कारण तो आप समझ ही गए। देखो बाढ़ आ गई, एकदम से बाढ़ आई, और बाढ़ आने से नीचे की जो भूमि है वो अपर्दित होगी, तो ऊपर से पूरा का पूरा जो है पहाड़ नीचे गिर गया।
एक कारण। बादलों के फटने से एकदम से यहाँ पे घनत्व बढ़ा और नीचे आ गया। अनियंत्रित पशुचारण करेंगे तो जो वहाँ के जो घास फूस है, जो वहाँ के पेड़ हैं, उनकी जो वो पेड़ नष्ट हो जाएंगे। तो पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो वो उसको फिसलने नहीं देती। लेकिन जब हम वृक्षों की कटाई करेंगे, अनियंत्रित पशुचारण करेंगे और अनियोजित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम स्थापित करेंगे, पर्वतों पर अनियंत्रित निर्माण कार्य करेंगे, भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं आएंगी, तो लैंडस्लाइड होगा। क्लियर है? कुछ दृश्य देखते हैं लैंडस्लाइड के, किस प्रकार के लैंडस्लाइड के दृश्य होते हैं। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से आप जब माउंट आबू वगैरह जाते होंगे तो आपने देखा होगा बारिश के समय में, तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाता है, अभी लैंड यहाँ से स्लाइड करके चली गई है नीचे, तो अब यहाँ पे घटना हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड यहाँ पे स्लाइड करके चली गई और अब ये मकान जो है वो नीचे गिर रहे हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर देखो ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और ये पत्थर आकर के देखो यहाँ पे ये गाड़ी का इन्होंने कचुम्बर निकाल दिया है ना। कौन सी गाड़ी है ये? स्विफ्ट तो नहीं लग रही भी। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कितने बड़ा क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ है कि यहाँ पे कितनी जेसीबी हमें लगानी पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये काफ़ी सारी हमने यहाँ पे जेसीबी लगा रखी है और बड़े बड़े ट्रकों में इसको भर करके यहाँ से ले जाया जा रहा है, हटा रहे हैं। नीचे गाड़ियाँ दबी हुई होंगी, तो उन सब को निकालने के लिए इतने बड़े यहाँ पे व्हीकल लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग बाधित हो जाते हैं। घरों के घर जो होते हैं वो घाटियों में चले जाते हैं और कई जगह पर घर नीचे भी दब जाते हैं, है ना। कहीं पर घर बने हुए हैं तो ऊपर से लैंडस्लाइड हुई तो वो नीचे दब जाएंगे, या घर बने हुए हैं और घरों के नीचे से अगर लैंडस्लाइड होगी तो घर नीचे आ जाएंगे, घाटियों में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से, और जब ये लैंडस्लाइड करके घाटियों में चले जाते हैं तो उन घाटियों के अंदर जो पानी होता है, जो वहाँ से नदियाँ गुजर रही होती हैं, वो नदियों में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मार्ग अवरुद्ध हुआ तो बाढ़ आ सकती है। तो बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं इसके। बाढ़ आने से भी भूस्खलन हो सकता है और भूस्खलन होने से भी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये घटनाएं हैं कुछ, इन घटनाओं को आपने अपने दिमाग में कैप्चर कर लेना है और इस प्रकार से हम लैंडस्लाइड से बचते हुए हम हिम स्लाइड पर चलते हैं, स्नो स्लाइड पर चलते हैं। तो वही सेम घटना स्नो स्लाइड की है, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे। सीधा सा ध्यान रखिएगा कि देखो इस प्रकार से तेज हवाओं की गति की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभार हिम जो होती है नीचे की ओर खिसकना शुरू हो जाती है, या फिर ज़्यादा दबाव होने की वजह से, जैसे ये पर्वत है इसके ऊपर ये इतनी हिम आवरण हो रखा है, हिमावरण हो रखा है इतना। अब नीचे ज़्यादा दबाव, ऊपर क्या हो गया, हिम जम रही है और हिम जैसे जैसे जमती है तो नीचे का जो क्षेत्र है इसके ऊपर वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ने का मतलब है कि इसका घनत्व बढ़ गया और घनत्व बढ़ने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। तो दूसरी बात, यहाँ की जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाएगी, नीचे की जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी, तो फिर ऊपर से सारी की सारी जो स्नो है वो नीचे आ जाएगी और नीचे आएगी तो वो इस प्रकार से मार्गों को बाधित कर सकती है, घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये है हमारे पास में हिमस्खलन, स्नो स्लाइडिंग। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हम आपदाओं से गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे बाढ़, सूखा और चक्रवात के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।